वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने यूनिट फर्स्ट को एज इट इज़ कंप्लीट किया था। आज अपन पढ़ेंगे सेकंड यूनिट के बारे में। जो हमारी सेकंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने आइडियल गैस यानी आदर्श गैस को पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल गैस यानी वास्तविक गैस क्या है, उसकी समीकरण क्या है और किस तरीके से हमारे पास वास्तविक समीकरण वास्तविक गैस से रिलेटेड हमारे पास पोर्शन प्राप्त होता है। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज़ रियल गैस? रियल गैस क्या है? तो रियल गैस को समझने के लिए मैं पहले आदर्श गैस पर जाऊंगा, आइडियल गैस पर जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था। आइडियल गैस क्या होती थी या उसकी इक्वेशन क्या होती थी? आइडियल गैस यानी आदर्श गैस वह है जो चार्ल्स का नियम, गैलुसॉक का नियम और बोयल के नियम की क्या करता है? पालना करता है, यानी यूटिलाइजेशन करता है। यानी इन सभी नियमों को ये फॉलो करता है, तो उसे कहा जाता है आइडियल गैस। अब इसकी समीकरण किस तरीके से आई थी? यानी PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT और N इज इक्वल टू कितना लें? यदि 1 ले लें तो PV इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? RT आ जाएगा। ओके, PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? RT। अब ये सारी बातें जो थी वो दाब, ताप और आयतन से रिलेटेड थी। कहाँ पर? दाब, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये तीनों बातों से रिलेटेड क्या थी हमारे पास? समीकरण थी। अब बात सुनिए, अब यहाँ पर क्या होगा? अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कार्य नहीं करता था। अंतर आणविक बल कार्य नहीं करता था। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आदर्श गैस के बारे में कि यहाँ पर अंतर आणविक बल जो है वो कार्य नहीं करता है। ओके, तो ये इसकी बेसिक समीकरण थी। किसकी समीकरण? आदर्श गैस की समीकरण। हमें ध्यान है, हमें पढ़ना क्या है? आज हमें सीखना है रियल गैस क्या है, वास्तविक गैस क्या है। अब देखिए, इसके विपरीत, इसके उल्टा, ताप, दाब और आयतन पर वह समीकरण, वह गैसें जो चार्ल्स, गैलुसॉक और बोयल के नियम, यानी ये मैं कह दूं कि आदर्श गैस के जो भी नियम थे, आदर्श गैस के जो भी नियम थे उनकी पालना नहीं करती, ऐसी गैसेस क्या कहलाती हैं? वास्तविक गैस कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक गैस। अब देखिए, एक इमेजिनेशन है, आइडियल गैस जो है एक इमेजिनेशन है। वास्तव में इस गैस को पाना बेहद असंभव है। दोबारा सुनिएगा कि जो आदर्श गैस जो है वो एक काल्पनिक है। क्या है? एक काल्पनिक गैस है। वास्तव में जो हमारे पास गैसेस हैं वो वास्तविक रूप में होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ये जो ग्राफ है PV अपॉन RT के इक्वल है और यहाँ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। यदि मैं यहाँ पर दो गैसें लूँ, हाइड्रोजन H2 और CO2 के बारे में, तो CO2 का जो ग्राफ है वो इस तरीके से मिलता है, हाइड्रोजन का ग्राफ इस तरीके से मिलता है। परंतु यदि हम आदर्श गैस की बात करें तो किस तरीके का ग्राफ मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। यानी ये कौन सा ग्राफ हो गया? ये CO2 का और ये H2 का। तो वास्तव में क्या है? जो वास्तविक गैस जो है वो आदर्श गैस के रूल को इम्प्लीमेंट नहीं करती, आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं करती। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि CO2 और H2 है, ये क्या है? एक वास्तविक गैसों का इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन क्या? वास्तविक गैसों का रूप है। अब देखिए, वान डेर वाल्स समीकरण क्या होगी? वान डेर वाल्स समीकरण या वास्तविक गैस की समीकरण। हमने आदर्श गैस की समीकरण तो पढ़ ली। ये होती है दाब और वॉल्यूम का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है। अब जस्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतर आणविक बल कार्य नहीं कर रहे, इंटरमोलिकुलर फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, वर्किंग नहीं कर रहा है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्क नहीं करता, यहाँ वर्क नहीं करेगा और वास्तविक गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करेगा? वर्क करेगा। तो उसके कारण दाब में भी क्या होगी? चेंज होगा। अब यहाँ पर आयतन कैसे चेंज होगा? हम दो बातें पढ़ेंगे, आयतन में संशोधन और दाब में संशोधन। दोनों बातों को कवर कर हम एक समीकरण बनाएंगे जो कि आदर्श गैस की भांति होगी, परंतु हमारे से इस समीकरण से डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले पॉइंट लिखिए आप। सबसे पहले पॉइंट आता है आयतन में संशोधन।
आयतन में संशोधन कैसे होगा? अब देखिए, आदर्श गैस में हम आयतन को किस तरीके से मेजरमेंट करते थे। अब सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास आयतन संशोधन। आयतन संशोधन। अब मैं यदि आदर्श गैस की बात करूं, आदर्श गैस में हम आयतन का मेजरमेंट कैसे करते थे? हम कहते थे कि गैस का जो अणु है वो उसी का वॉल्यूम, गैस का अणु जो है उसका जो वॉल्यूम है वही, यानी गैस है वो बिंदु आकार के अंदर, डॉट आकार के अंदर हमारे पास मिलता है। गैस का जो पोर्शन है वो एक बिंदु संरचना के अनुसार मिलता है और उसी का ही वॉल्यूम, उसी का ही आयतन जो है वो आदर्श गैस के अंदर किस तरीके से लिखते थे अपन? आदर्श गैस का आयतन क्या होगा? उसी गैस के अणु के आयतन के बराबर, गैस के अणु के आयतन के बराबर एज इट इज होगा। अब देखिए वास्तविक गैस में क्या होगा? वास्तविक गैस का मतलब वास्तविक गैस में उस अणु का, यानी गैस का जो अणु होगा उस अणु का आयतन क्या होगा? उसके सरफेस एरिया, यानी ऊपर के सरफेस एरिया के बराबर, यानी सरफेस एरिया जो है उसका भी हम क्या करेंगे? यहां पर यूटिलाइज लेंगे। तो सरफेस एरिया के लिए हमने यहां पर एक कांस्टेंट माना है, बी कांस्टेंट मान लेता हूं। ये बी जो है एक नया कांस्टेंट है जो उसके आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आयतन में कुछ ना कुछ वृद्धि या कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहां पर कमी होगी या वृद्धि होगी, दो बातें हो सकती हैं, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अब देखिए यहां पर वॉल्यूम जो है वो कम होगा। क्यों होगा? देखिए गैस का जो अणु है, गैस का जो अणु है वो क्या करेगा? एक सर्कल शेप में होगा, एक गोलाकार शेप में होगा। वो अपने एरिया को क्या करेगा? अपने एरिया को माइनस करेगा, किस में से? वॉल्यूम में से, यानी अपने आयतन में से अपना क्षेत्रफल क्या करेगा? माइनस करेगा। और हमें एक्चुअल पोजीशन, जो हमारे पास एक्चुअल सिचुएशन है वो हमें मिलने वाली है। तो एक्चुअल सिचुएशन हमारे पास क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर V में से B जो है वो क्या होगा? माइनस होगा, यानी आयतन में से कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट माइनस होगा जो उसके आयतन को रियल बनाएगा। अब देखिए B क्या है? B को समझने का तरीका, B एक कांस्टेंट है जो कि 4 गुना किसके है? 4 गुना अणु के, 4 गुना, यानी उसका 4 गुना पार्ट है किसके? अणु के आयतन पर, 4/3 पाई आर क्यूब उसके अणु के क्षेत्रफल पर। यानी इसको मैं इस तरीके से लिख दूं कि 4n जो है 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल है। यानी जो हमारे पास B की वैल्यू आ रही है वो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल है। ओके, तो यहां पर वास्तविक गैस का आयतन क्या होगा? वास्तविक गैस का आयतन क्या होगा? V में से B को घटाना, और B क्या बताया? 4 गुना है उस एरिया के अणु के गुणनफल के। ओके, तो यहां से आयतन हमारा क्या हो गया? कम हो गया। चलिए सेकंड बात कर दें। सेकंड बात हमारे पास आती है दाब में संशोधन। दाब में संशोधन, दाब में संशोधन कैसे होगा? एक बड़े ही सिस्टमेटिक डायग्राम से देखते हैं अपन। मान लेता हूं मेरे पास ये अणु है और इसके अंदर कौन सी गैसेस हैं? वास्तविक गैसेस हैं। आदर्श गैस की बात नहीं कर रहा, वास्तविक गैस की बात कर रहा हूं। और एक इस तरीके से यहां पर क्या है? अणु है। अब क्या करेगा? पात्र होगा, उसके अंदर गैसेस होंगी रियल, और ये अणु जो है वो क्या करेगा? इस पात्र की दीवारों के मध्य, पात्र की दीवारों के साथ क्या करेगा? दाब को प्रसारित करेगा। यहां पर कोई ना कोई क्वांटिटी क्या होगी? दाब में बढ़ोतरी होगी। और हमने पहले ही कहा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो नहीं होता आदर्श गैस में, और यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल लगेगा, और जिसके कारण हमारा दाब क्या होगा? परिवर्तन होगा। ओके, तो दाब की सतह पर लगेगा, दाब की सतह पर लगेगा, पात्र की दीवारों पर लगेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा। ओके, तो वो किस तरीके का फोर्स होता है? A/V² वाला।
किसके अपॉन, a अपॉन वी स्क्वायर, जहां a क्या है, एक कांस्टेंट है, v वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर है। ओके, तो वो उसके आयतन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, अंतराण्विक ऐसा फोर्स लगेगा। अब यहां सुनिए, अब यहां पर वृद्धि होगी या कमी होगी, वृद्धि होगी या कमी। देखिए कमी नहीं हो सकती, दाब में कमी क्यों होगी, यदि दाब में कमी हो गई तो ताप और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहां से हमारी जो इक्वेशन की जो संतुलितता है वो यहां पर सही नहीं हो पाएगी। तो क्या करेंगे, यहां पर दाब में बढ़ोतरी होगी, दाब में क्या होगी, बढ़ोतरी, यानी पात्र के अंदर जो भी रियल गैस है उसके दाब में क्या होगा, a अपॉन वी स्क्वायर क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। तो दाब में संशोधन हो गया, आयतन में संशोधन हो गया। तो हम इसको समीकरण के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, समीकरण के रूप में हम आदर्श गैस की समीकरण लिखते हैं PV इजिकल टू nRT। यदि n इजिकल टू 1 ले ले तो PV क्या आ जाएगा, RT के इक्वल आ जाएगा। ओके, R क्या है, गैस नियतांक होता है, और T क्या होता है, ताप होता है। हमने क्या किया, दाब में संशोधन भी किया है, आयतन में संशोधन भी किया है। यहां तक तो है आदर्श गैस की बात। यदि मैं वास्तविक गैस की बात करूं तो वास्तविक गैस में कैसे होगा, वास्तविक गैस का नाम आते ही हम ये कहेंगे कि दाब में भी संशोधन है और आयतन में भी संशोधन है। तो दाब में संशोधन कितना है, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, और आयतन में संशोधन कितना है, माइनस का B होगा, और RT का सेम। तो यही हमारी क्या है, वास्तविक गैस की समीकरण है। मुश्किल नहीं है, जस्ट समझने वाली बात है, वास्तविक गैस की समीकरण, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, वांडर वाल समीकरण। इसी को ही क्या कहा जाता है, वांडर वाल की समीकरण कहा जाता है। तो बेस्ट पार्ट है आदर्श गैस और वास्तविक गैस की दोनों का डिफरेंस देखने के लिए, दोनों की समीकरणों को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वास्तविक गैस कैसे बनी और गैसों का जो लिक्विफिकेशन है वो किस तरीके से हमारे पास प्राप्त होता है। तो हमारे पास PV इजिकल टू RT, हमने इसी इक्वेशन की सहायता से क्या बनाया, वास्तविक गैस के समीकरण को प्रतिपादित किया है। ओके, तो सबसे पहले यदि आपसे पूछ ले कि रियल गैस क्या है, रियल गैस जो आदर्श गैस की नियमों की पालना नहीं करती, जहां पर अंतराण्विक बल का प्रभाव होता है और दाब और आयतन में भी क्या होता है, संशोधन होता है, तो ऐसी गैसें क्या होती हैं हमारे पास, रियल गैसें। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रियल गैसें है क्या, प्रकृति में जो मिलने वाली और कृत्रिम रूप से बनाई जाने वाली, प्रकृति में मिलने वाली और कृत्रिम रूप में बनाई जाने वाली वह सभी गैसें क्या कहलाती हैं, रियल गैस, वास्तविक गैस कहलाती हैं। नेचर के अंदर मिलने वाली या कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप का मतलब या बनाई गई इक्वेशन जो है वो सारी की सारी वास्तविक गैसें कहलाती हैं। ओके, तो आज हमने वास्तविक गैस के बारे में पढ़ा कि वास्तविक गैस किस तरीके से हमारे पास प्राप्त होती है, क्या क्या इनकी सिचुएशन है। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम वास्तविक गैस के संबंधित जो भी ताप और दाब का हमारे पास एक रेशियो आएगा, ग्राफ आएगा, किस तरीके से इसका लिक्विफिकेशन किया जाता है, क्रांतिक ताप क्या है, जूल थॉमसन मॉडल क्या है, हम इस चैप्टर के अंदर बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, रियल गैस की वीडियो है, पूरा देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी लाइव क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।